नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे थर्ड फ्रंट बागियों का करंट। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए जहां अपनी ही बागी चुनौती बने हैं, वहीं इनका सियासी खेल बिगाड़ने के लिए तीसरा मोर्चा भी मैदान में है। भाजपा कांग्रेस के लिए अपनों से पार पाना, रूठों को मनाना आसान भी हो सकता है, लेकिन तीसरा मोर्चे से दोनों ही दलों की सीधी टक्कर होगी। यूं तो मध्य प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, दबदबा भाजपा और कांग्रेस का ही रहता है, लेकिन चुनाव में दूसरी पार्टियां भी ताल ठोकने लगे तो मुकाबला दिलचस्प होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ही सपा, बसपा, जेडीयू और एआईएमआईएम मैदान में है। तो वहीं टिकट बंटवारे के बाद भाजपा कांग्रेस में उठे बवंडर को संभालना और साधना दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख सियासी दलों की राह आसान नहीं है। अब भाजपा कांग्रेस के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे अन्य दलों के प्रमुख नेताओं का मानना है कि प्रदेश की जनता भाजपा कांग्रेस से त्रस्त हो गई है, इसलिए यहां अब तीसरे मोर्चे की जरूरत है। और इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, अलग अलग चीजें होती हैं क्योंकि इलेक्शन है। भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए तीसरे विकल्प के तौर पर आ रही पार्टियों से दोनों ही सियासी दल बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं का मानना है कि यहां आकर अन्य राज्यों की राजनीतिक पार्टियों को पता चलेगा कि प्रदेश में सत्ता पाना आसान नहीं है। हमें तीसरे मोर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि फर्क ना पड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन अब तक की सियासत की यदि हम बात करें तो कोई भी पार्टी तीसरे फ्रंट के रूप में प्रदेश में कामयाब नहीं रही। राजनीतिक पंडितों की माने तो नगरीय निकाय चुनाव में अन्य दल भाजपा कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या आम चुनाव, जितनी भी बार तीसरा मोर्चा बना है, फ्लॉप रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस बार शहर की सत्ता के समीकरणों पर तीसरे मोर्चे का कितना असर दिखाई देता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। सभी नगर निगम क्षेत्र में महापौर से लेकर पार्षद या नगर पालिका क्षेत्रों में हमारे पार्षद प्रत्याशी, नगर परिषद क्षेत्रों में पार्षद प्रत्याशी उतरेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोनों का मिला जुला गठजोड़ चल रहा है प्रदेश को लूटने का। इस गठजोड़ को तोड़ने और इस गठजोड़ को कमज़ोर करके जनता का राज लाने के लिए आम आदमी पार्टी अपना पदार्पण कर रही है। तो उसमें सभी में पार्टी चुनाव लड़ाएगी और पार्टी का एक निर्देश है कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में भागीदारी लें, क्योंकि 2023 में भी चुनाव होने वाले हैं। इसलिए प्री तैयारी जैसा प्री टेस्ट हम अभी से कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम 2023 में मैदान में आएंगे। हमारी पार्टी के निश्चित रूप से विधायक बनेंगे और सत्ता में भागीदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी का समीकरण कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह के साथ खड़ा है, और विकास की जहाँ बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो विकास के काम करती है। बीच में आपने 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, एक भी विकास के काम नहीं हुए हैं। पार्टी गाइडलाइन से जिन्होंने भी काम डाला है, चुनाव लड़ रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव सिंबल पे होते हैं, कमल के फूल पे होते हैं, तो जनता सब जानती है कि जिसको अधिकृत करा है उसी को मतदान करेगी। दो पार्टी का द्वंद्व होता है, कांग्रेस और बीजेपी का। किसी नए लोगों पे मध्य प्रदेश की जनता ट्रस्ट नहीं करती। किन उद्देश्य से आ रहे हैं, दूसरे दल के लोग क्या उद्देश्य है, यहाँ दो दल का ही शासन तंत्र चलता है। देखिए, तो आखिरकार थर्ड फ्रंट बागियों का करंट, इसमें एक बात तो है कि आप कितना ही कुछ कह लीजिए, फ्रंट में जो भी पार्टियां हैं उनकी बात कर लीजिए, लेकिन जो बागी हैं और जो थर्ड पार्टी है वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ
ऐसे समीकरणों को बिगाड़ती बनाती है जिससे फर्क तो पड़ता है। भले ही अपने अपने दावे हों, बीजेपी को लगे कि हम मजबूत है, कांग्रेस को लगे हम मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव है, जनता का माइंड है, मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, एक लंबे समय बाद इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बदलती हुई दिखेंगी। सबके अपने अपने दावे हैं। अच्छा, एक चीज और, तीसरा मोर्चा तो ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ जो टिकट्स के बाद हमने तस्वीरें देखी वो वाकई में और परेशानी वाली लगी कि कहीं ना कहीं आप देखिए विरोध कितना था, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, दोनों ही जगह से चीजें आई हैं। किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, कोई कहते हैं ना कि बागियों का जो करंट वाली हम बात कर रहे हैं कि वो भी यदि आएंगे तो उनका प्रभाव कितना है, क्योंकि ये इलेक्शन ही ऐसा है। तो निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प तो होगा, लेकिन हाँ, ये नोक झोंक और ये सारी चीजें भी हैं जो वो बहुत प्रभाव डालेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि राहुल वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि राहुल वर्मा, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इंद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्र विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले इंद्र विक्रम सिंह जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आज का टॉपिक ही ऐसा है कि थर्ड फ्रंट और बागियों का करंट। तो बागियों पे तो हम सबसे बात करेंगे, लेकिन थर्ड फ्रंट की यदि मैं बात करूं तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी है और सभी जगह है, विधानसभा में तो होना ही होना है, लेकिन निश्चित तौर पर ये नगरीय निकाय के जो इलेक्शन है इसमें भी बड़े दमखम के साथ नजर आ रही है। क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड जो देखा गया है तो सिर्फ भाजपा या कांग्रेस, तो थर्ड फ्रंट किस तरह से अपनी तैयारी के साथ है, कितनी उम्मीदें हैं और क्यों आपको या आपके कैंडिडेट्स को मौका मिले? मेरी आवाज पहुंच रही है इंद्र विक्रम जी? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गुलरेज जी, चलिए चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लग रहा है ये थर्ड फ्रंट और बागियों का करंट, ये कितना प्रभाव डालेगा? देखिए राखी, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, ये सब हिंदुस्तान ने कई बार देखा है। और पिछले जो अनुभव रहे हैं, जिसको कहते हैं डेली वेजेस सरकारें इन्होंने चलाई थी, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल जी के समय की सरकार हो, देवगौड़ा जी के समय की सरकार हो, ये मजबूत नहीं मजबूर सरकारें थी। और जिस प्रकार से देश जो है वो मजबूत होता जा रहा है, वैश्विक पटल पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो रीजनल दल होते हैं उनका आप मान सकते हो कि पतन होना निश्चित है। आप दुनिया में कहीं भी देखिए, जो कमजोर देश होते हैं उसमें छोटे दल मजबूत होते हैं, और जो मजबूत देश होते हैं मेनली दो पार्टियां होती हैं। आप चाहे अमेरिका का उदाहरण उठा के देख लें, आप ग्रेट ब्रिटेन को देख लें, इवन आप जर्मनी को देख लें, छोटे छोटे दल होते हैं वहां पर भी, लेकिन प्रमुखता से दो ही जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो ही मजबूत दल होते हैं और वो ही सत्ता में रहते हैं या फिर विपक्ष में रहते हैं। तो ये बात आप निश्चित मान के चले कि जैसे जैसे हिंदुस्तान वैश्विक पटल पर मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे रीजनल दल कम होते जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि भारत की जो स्थानीय राजनीति है उस पर भी वैश्विक जो विषय होते हैं, वैश्विक राजनीति होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। मजबूत देशों की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उसको फॉरेन पॉलिटिक्स का भी प्रभाव पड़ता है कि देश किस प्रकार से फॉरेन अप्रोच लेगा। तो मुझे लगता है कि रीजनल दलों का भविष्य इस समय कोई अच्छा नहीं है, और ये जो वक्त है ये नेशनल पार्टीज का है। आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं मुझसे कि पंजाब में आप देख लीजिए या दूसरे कुछ प्रांतों में देख लीजिए, ये एक अलग बात है राखी की यदि कांग्रेस और श्रिंक होती जाती है तो जो उसका श्रिंकेज है और जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको कोई ना कोई भरेगा। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को कोई और दल एज अ नेशनल दल रिप्लेस कर ले, इस संभावना को भी नहीं नकार सकते, लेकिन फिर वो दल नेशनल बन जाएगा, वो कांग्रेस जो है वो रीजनल दल बन जाएगी। तो आप मान के चले दो ही नेशनल प्लेयर्स रहेंगे, वो ही मेजर फोर्स रहेंगे हिंदुस्तान में आगे आने वाले कई दशकों तक। ठीक है, रवि वर्मा राहुल जी, जैसा कि बात ही है थर्ड फ्रंट बागियों का करंट, देखिए हमेशा से मध्य प्रदेश की क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो कांग्रेस बीजेपी, और ये इलेक्शन तो बहुत टाइम बाद हमको देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और एक क्षेत्र वाइज भी चीज़ें होती हैं। देखिए चाहे आप
मेयर की तो बात बिल्कुल अलग होगी, मैं पार्षदों की भी बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। और इस लेवल पे जो टिकट्स के बाद हमने देखा, तो मुझे लग रहा है कि जिसका जो प्रभाव है और किसी कारणवश उनकी टिकट्स नहीं हुई हैं या रिप्लेसमेंट हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिखा रही हैं कि देखिए इसका ना एक बहुत मैसेज जनता तक भी जाता है कि आपने पहले क्या दिया, फिर आपने क्यों बदला, फिर जो विद्रोही आ गए या कहना चाहिए जो बगावत करके आ गए वो अब कह रहे हैं कि हम तो निर्दलीय लड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये जनता के बीच जितनी चीजें जा रही है ना, इनका भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो असली रूप देख रहे हैं राजनीति का। राखी जी, दरअसल इस लोकतंत्र के महापर्व में हर दल के व्यक्ति, हर दल का कार्यकर्ता जब नगरीय निकाय चुनाव आते हैं तो वे चाहते हैं कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो पार्टियां अपने स्तर पर सर्वे या मंथन चिंतन करती हैं, उस आधार पर उन्हें अवसर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के संबंध में, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अपनी बात को बड़ी ही साफगोई से स्पष्ट करूंगा कि इस भोपाल राजधानी से लेकर प्रदेश में बहुत तादाद में जहां जहां लोगों ने पर्चे भरे थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन पर्चों को विड्रॉ कर लिया और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी इच्छा के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े होने का काम किया है। और लोहा लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। जो थर्ड फ्रंट की बात आ रही है वह इसलिए आ रही है क्योंकि आज आप देश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे कि बेरोजगारी चरम पर है, हिंसाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं। इसलिए ये बात आप कह सकते हैं कि तीसरा दल सामने दिख रहा है, क्योंकि ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि उन्हें आज जनता का दर्द दिखाई नहीं देता है, महंगाई दिखाई नहीं देती है। मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं जिन्हें मामा अमेरिका से तुलना करते थे, आज वे सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जनता ने कमलनाथ जी को चुना था, जनता ने जो है शुद्ध के युद्ध के लिए जनता ने चुना था, जनता ने किसानों के कर्ज माफी के लिए चुना था। लेकिन चोरी की रास्ते से, अनैतिक ढंग से इस सरकार ने जनता के जनादेश को कुचला और ये सत्ता में आ गए। और आज भी जनता जो है निगाहें टकटकाए कमलनाथ जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है कि इस नगर सरकार में पूरा प्रचंड बहुमत देकर हम कांग्रेस को फिर लाएंगे। और जो लूट खसोट की सरकार है और जो अप्रवासी लोग हैं जो यहाँ वहाँ से आ गए हैं, क्योंकि जो धूल झोंकने आए हैं, जनता उन सबको देख रही है और इन सब का बड़ी ही मात्रा में आप देखेंगे प्रदेश से देश निकाला होगा। लेकिन एक बात और है ना, यहाँ पर जो बागी हैं, देखिए थर्ड फ्रंट तो चल ही रहा है, लेकिन जो बागी हैं उनका क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी की एक बात अलग हो गई है, लेकिन बागी भी तो यहीं से ही निकल कर आए ना, अलग से तो आए नहीं। मैंने उस बात को स्पष्ट किया अपने वक्तव्य में राखी जी कि बहुत तादाद में कांग्रेस पार्टी से जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था, उन्होंने अपने फॉर्म विड्रॉ किए हैं और पूरी दृढ़ता के साथ, इच्छा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं और उनका पूरा समर्थन है हमारे प्रत्याशियों को। चलिए खैर, आने वाले समय में देखेंगे। इंद्र विक्रम सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, चलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। इंद्र विक्रम सिंह जी, मैंने एक सवाल किया था, खैर मैं उसको दोहराती हूँ कि आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे। थर्ड फ्रंट, बागियों का करंट, बागियों की तो चलिए बात होती रहेगी, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो वो जिस तरीके से इस बार दोनों इलेक्शंस के लिए तैयार है, और ये नगर सरकार की मैं बात करूं तो इसके लिए भी पूरी तैयारी है। क्या लगता है कि इस थर्ड फ्रंट को या तीसरे मोर्चे को या आम आदमी पार्टी को क्यों जनता चुने? क्योंकि हमेशा अभी तक का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस बीजेपी रहा, किस वजह से? मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, दूसरे स्टेट्स में आप आए, अच्छा किया, लेकिन ये नगरीय निकाय का जो इलेक्शन है, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनता आपके कैंडिडेट्स को किस लिए चुने और क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, जैसे मेरे जो दोनों साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही भाजपा और कांग्रेस से, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है वो ही कारण है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आम आदमी, जहाँ भाजपा और कांग्रेस की राजनीति है वो नेताओं की राजनीति है। नेताजी के परिवार वाले और नेताजी के आजू बाजू के जो लोग हैं वो लोग लाभार्थी हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो जनता की राजनीति है, इसमें जनता लाभार्थी है। तो मुख्य वजह आम आदमी पार्टी की सफलता का किसी भी राज्य में वो यही है कि आम आदमी पार्टी से जनता लाभार्थी है। मध्य प्रदेश में भी नगर निकाय चुनाव
मैं निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को जनता इसी वजह से मौका देगी कि उन्हें अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो भी काम होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और जनता के हित में काम होगा। यही सबसे बड़ी वजह है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, तैयारियों की बात की जाए, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये जो मौका है थर्ड फ्रंट के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए, जनता के दिमाग में क्या है, क्या माइंडसेट है, वो एक अलग बात है, लेकिन एज कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी या मैं कांग्रेस की बात करूं तो कितनी तैयारी है, कितनी आप टक्कर दे पाएंगे? निश्चित तौर पे भाजपा और कांग्रेस, उनके पास में पुराना काफी अनुभव भी रहा है चुनाव का, और वो चुनाव ही लड़ते रहे हैं। काम तो मतलब कुछ किया नहीं उन्होंने, तो उनकी तैयारी निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा है। मगर हमें जितनी आवश्यकता है, जो न्यूनतम हमें आवश्यकता महसूस होती है अलग अलग चीजों के बारे में, वो हमारे पास है, और उसको हम बेहतर उपयोग के साथ में हम अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स की बात मैं थोड़ा सा करूंगी, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक क्राइटेरिया था, बहुत जगह उन्होंने टिकट्स इसीलिए रिप्लेस भी करे। गुंडे, बदमाश, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं टिकट देना ही नहीं है, और हर व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसा लीडर हो जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, जिसका नेतृत्व भी अच्छा हो, उसका क्षेत्र में प्रभाव हो। मैं सिर्फ इसी इलेक्शन की बात कर रही हूँ, आगे की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया। आपके कैंडिडेट्स को क्या वरीयता दी आपने, या क्या एक क्राइटेरिया रखा कि इन लोगों को रखेंगे तो शायद रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा? 3C फार्मूला हमारा प्रत्याशी चयन में मुख्यतः रहा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं, हमें वैसे प्रत्याशियों को हम मौका नहीं देते हैं। जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो लोग हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम लोग मौका बिल्कुल नहीं देते हैं। और कैरेक्टर के संबंध में जिनकी छवि स्वच्छ हो, ऐसे प्रत्याशियों को हम जो है वो मौका देते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है। 3C का फार्मूला हम लोग जो है वो यहाँ पर ही नहीं, हर एक चुनाव में, हर एक राज्य में हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर चलते हैं। गुलरेज जी, एक मिनट। हाँ, गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, सत्येंद्र जैन के बारे में कुछ कहिए। इंद्र विक्रम जी। बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सत्येंद्र जैन के बारे में? आपने बहुत सारे क्राइटेरिया बताए, आपने ईमानदारी का क्राइटेरिया बताया। थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से पंजाब में सरकार बनते से ही घोटाले पकड़ना शुरू हुए। आपने अपने वादों की सच्चाई की बात की, आप फ्री बिजली दे रहे थे, वहां पंजाब में बिजली ही के लाले पटक दिए। आपने फिर अभी बड़ी ईमानदारी की शेखी बघारी, तो आप उसमें सत्येंद्र जैन साहब पर भी कुछ टिप्पणी कर दें प्लीज। नहीं, पहले सत्येंद्र जैन के पहले अगर मैं बात करूं तो येदियुरप्पा से और अन्य जो मामले हैं, यहाँ पे जो मामला है मध्य प्रदेश का, अगर व्यापम घोटाले की बात करें तो कैसा रहे गुलरेज जी? सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। शो हमने करे सर, अपन मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें, फिर अपन वहाँ पर भी बात ले जाएंगे। कमल नहीं, चलो व्यापम पे ही बात करते हैं पहले हम। नहीं गुलरेज जी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हम थर्ड फ्रंट, बागियों का करंट, और हम क्योंकि MP इलेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यापम पे बोल लेते हैं मुझे। व्यापम के ऊपर सबसे पहले तो अदालत से लेकर CBI तक लक्ष्मी नारायण जी का क्या हुआ, जो आपके मंत्री थे, वो जेल में क्यों थे? कंप्लीट करे। लक्ष्मी नारायण जी का क्या हुआ, वो जेल में क्यों थे? जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, आप फाइलें चेक कर ले मीडिया के अलग अलग घरानों में। मैंने बतौर प्रवक्ता ये बात कही थी, उस समय मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता था मैंने कहा था कि यदि कोई ने भी कुछ भी भ्रष्टाचार किया है तो आपके पास सारी एजेंसियां टांग में उसको। और ये बात मैंने कई बार कही थी, लेकिन कुछ था ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि कुछ था नहीं। हम तो बार बार बोलते थे इस बात को। ठीक है, चलिए हम यहाँ की बात करते हैं ना, यहाँ पर कैसा क्या रहेगा और कितनी चीजें हैं, बागियों को लेकर क्या कहेंगे? चूंकि सत्येंद्र जैन की बात आई थी तो मैं एक बार कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से भाजपा केंद्र में जो शासन है मोदी सरकार का, वो जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान और करने की जो बात करते हैं, उसी के तारतम्य में सत्येंद्र जैन का मामला है। और रही बात ये है तो सत्येंद्र जैन की जहाँ तक बात है तो अभी तक उनके खिलाफ में कोई FIR दर्ज नहीं है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि जांच चल रही है और निश्चित तौर पर सत्येंद्र जैन बेदाग तरीके से उसमें से बाहर निकल के आएंगे,
और रही बात देखिए, ये विक्रम सिंह के ऊपर तो नहीं आ रही है, जिस ठीक है, तरीके से एक-एक करके बोलिए ना, आरोप प्लीज, और प्लीज। प्रत्यारोप, तो नहीं आ रही है। लगाने की जो बात करते हैं उसका जो है मैं आपको बता देता हूं कि निश्चित तौर पे ये राजनीतिक द्वेष की वजह से उनको फंसाया जाने का जो साजिश थी उससे वो बेदाग वापस निकलेंगे। और उस समय पे फिर मैं गुलरेज भाई से पूछूंगा कि आप बताइए क्या कहना है आपका। ठीक है, चलिए एक बात और मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। हाँ गुलरेज जी जल्दी से। देखिए विक्रम जी, पहली बात तो सत्येंद्र जैन जो है ना वो फेमस हुए हैं इस केस के बाद। यदि भारतीय जनता पार्टी को आपको बदनाम करना होता तो मनीष सिसोदिया पे करते। तो आप ये समझिए कि जिसके नीचे रेले होते हैं ना उसी का रेला निकलता है फिर इस प्रकार से। और जहां तक बात है, आप बोल रहे हैं दुरुपयोग इस प्रकार की बातें, इंदर विक्रम सिंह को तो परेशान नहीं कर रही, ना ईडी कर रही है, ना सीबीआई कर रही है, ना कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इंदर करेंगे यहाँ पे भी जिस दिन आम आदमी पार्टी की ताकत इतनी हो जाएगी कि आप लोगों को भयग्रस्त होने शुरू हो जाएंगे और लगेगा कि सत्ता आपके हाथ से छिनने वाली है, उस दिन इंदर विक्रम सिंह के ऊपर भी ईडी की रेड करवाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वो लोग हैं। चलिए वापस एमपी पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। रवि वर्मा राहुल जी, मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरह से बागियों पर एक टिप्पणी अभी की थी, ठीक है, आपको लग रहा है कि विड्रॉ हो गया, तमाम चीजें हो गई, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पार्टी छोड़कर निर्दलीय नहीं लड़ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होगी? ये होगी, देखिए थर्ड फ्रंट के आने से भी होगी और जो बागी हैं उनसे भी होगी। जी राकेश जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कुछ इस तरह से करना चाहूँगा। दरअसल दोनों मेरे जो विद्वान साथी मित्र हैं वो सत्यता से कोसों दूर हैं, क्योंकि आज इस देश में बेरोजगारी को लेकर लगातार झूठ बोलने के चक्कर में, प्रधानमंत्री जी के लगातार झूठ की वजह से देश का युवा बेरोजगारी के अग्निपथ पे चलने को मजबूर है। इस देश में सबसे बड़ा जो है एक सत्याग्रह इस देश के युवाओं के हक अधिकार में चल रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ हैं? केजरीवाल जी कहाँ हैं? कहीं नहीं है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ के बल पर सरकार चलाने वाले लोग हैं। दूसरे पहलू में मैं भारतीय जनता पार्टी के गुलरेज जी की तरफ आऊंगा, जो तमाम तरह की दलीलें देते हैं। गुलरेज जी, आपके ही मंत्री दिवंगत नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल जाते हैं, जिसकी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है और जांच के परिणाम आएंगे। आप केवल इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान न भटकाएं। जांच का समय आएगा और जांच में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी जो लीडरशिप है भाजपा की, वह जेल के सलाखों में होगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हमें निश्चित तौर पर इन गड़बड़ घोटालों के विरोध में एक अच्छी न्याय व्यवस्था आए और जो भविष्य लूटने वाले थे मध्य प्रदेश का, वे जेल जाएं। गुलरेज जी, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपना परिचय दीजिए, इस तरह से इंटरप्ट मत करिए। इस तरह से देखिए, जो आपका झूठ है ना वो सत्य में नहीं बदलेगा। आप इंटरप्ट मत कीजिए, आपका जो झूठ है वो सत्य में नहीं बदलेगा। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना था और चुनाव आते ही ये जो दोनों दल हैं केवल धूल झोंकने के लिए निकले हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक भारी जनादेश के साथ कांग्रेस की नगर सरकार बनेगी। आप इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान नहीं भटकाएं। गुलरेज जी, फ्रिंज एलिमेंट्स के लिए रखा है क्या, जो कि अफवाह उड़ा रहे हैं न्यूज मीडिया पर बैठकर? जब सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, जब अरे कौन सी क्लीन चिट दे दी साहब? कौन सी क्लीन चिट किस मामले में दे दी है? चलिए ठीक है, मुझे लगता है एक बात वहां से निकली, बार बार वहीं आ गई। मेरे सवाल बागियों को लेकर हो रहे हैं, मेरे सवाल थर्ड फ्रंट को लेकर हो रहे हैं, मेरे सवाल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो रहे हैं। बार बार व्यापम और लक्ष्मीकांत शर्मा पता नहीं कहां से आ रहे हैं। खैर ठीक है, चलिए समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ से जवाब भले ही ना मिल पाया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि थर्ड फ्रंट और बागियों का करंट ये थोड़े से समीकरण बिगाड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही लग रही है, हो सकता है कुछ कुछ जगह पे दिक्कत परेशानी बीजेपी कांग्रेस दोनों को हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी बराबर बराबर से सीटें आ जाएं, किसी का बहुमत भी हो सकता है जो थर्ड फ्रंट है वहां की भी कुछ सीटें आ जाएं। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा इलेक्शन है और देखने में मजा आएगा और बहुत क्लियर होगा कि जनता का माइंडसेट क्या है, और इसी से फिर MP 23 की राह भी बिल्कुल साफ होती हुई हमें दिखेगी। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।